नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका यश भैया। अगर आप टीसीएस एनक्यूटी 2026 एग्जाम अपीयर करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसा एक परफेक्ट रेज्यूमे बनाया जाए और टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पर अपलोड किया जाए, जिससे कि रिक्रूटर में आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़े। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूँ। क्या टीसीएस रेज्यूमे बेस्ड शॉर्टलिस्टिंग को फॉलो करता है? जी नहीं। अगर आपने फॉर्म भरा है, आपने दुनिया का सबसे अच्छा रेज्यूमे भी बनाया हो या दुनिया का सबसे खराब रेज्यूमे भी बनाया हो, आपको इक्वली एग्जाम देने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो रेज्यूमे का रोल यहां पर नहीं आता, ना ही आपके एग्जाम में रेज्यूमे का कोई रोल आता है। रेज्यूमे बेस्ड कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो सर रेज्यूमे का रोल कहां आता है? आपके इंटरव्यू में। जब आप एग्जाम क्लियर करके इंटरव्यू में जाते हो तो वहां पर जो रिक्रूटर है वो आपका रेज्यूमे देखता है और उसके बेसिस पर फिर वो आपसे क्वेश्चंस पूछता है। इंटरव्यू में 50% वेटेज आपने रेज्यूमे कैसे बनाया है इस बात पर किया जाता है। अब अभी जो आप टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पर रेज्यूमे सबमिट करोगे, वही रेज्यूमे आपके इंटरव्यूअर के पास पहुंचेगा और उसी के बेसिस पर वो आपका इंटरव्यू लेंगे। बट अगेन एक और पॉसिबिलिटी होती है, सर मैंने तो नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पर ऑलरेडी रेज्यूमे सबमिट कर दिया है, अब मैं क्या करूं? क्या मैं उसको एडिट कर सकता हूं? आप एडिट नहीं कर सकते हो, बट जब आप इंटरव्यू देने जाओगे उस समय आप अपना अपडेटेड रेज्यूमे लेकर के जा सकते हो और आप रिक्रूटर को दे सकते हो। अगेन चॉइस रिक्रूटर पे रहती है। रिक्रूटर बोल सकता है कि ठीक है हम नया रेज्यूमे एक्सेप्ट करते हैं, उसके हिसाब से आपका इंटरव्यू लेंगे। बट कुछ रिक्रूटर थोड़े से खड़ूस टाइप के होते हैं, वो बोलते हैं नहीं, हम तो नेक्स्ट स्टेप पे जो आपने रेज्यूमे सबमिट किया है उसी के बेसिस पर इंटरव्यू लेने वाले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि आप नया रेज्यूमे बनाइए और उसको लेकर जाइए, लेकिन तैयारी नए और पुराने दोनों रेज्यूमे के हिसाब से करिएगा कि अगर आपका नया रेज्यूमे एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर आप पुराने वाले के साथ भी कंफर्टेबल होने चाहिए। ठीक है, अब जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है उनके लिए तो भाई जैसा जैसा मैं बताता जा रहा हूं वैसा वैसा आप फॉलो करते जाइएगा और नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पर जो मैं रेज्यूमे बताऊं वही रेज्यूमे को आप अपलोड कीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इंश्योर करिएगा इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो जिन्होंने नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पर रजिस्टर कर दिया या नहीं किया, दोनों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निंजा डिजिटल प्राइम तीनों के हिसाब से जो रेज्यूमे बिल्डिंग स्टेप्स हैं उस पर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। देखिए भाई, एक ही एग्जाम होता है टीसीएस का और तीनों रोल्स के लिए हायर करता है निंजा डिजिटल प्राइम। तो सबसे पहले तो आपके अपनी स्ट्रेंथ के बेसिस पर ये अंदाजा लगाना है कि सर मैं निंजा को टारगेट करूं या डिजिटल को करूं या प्राइम को करूं। ठीक है, अगर आपको कोडिंग नहीं आती है तो फिर आपको निंजा को टारगेट करना चाहिए। अगर आपको एप्टीट्यूड और कोडिंग दोनों ही नहीं आती है तो फिर तो भैया भूल जाओ। लेकिन अगर एप्टीट्यूड अच्छे से आती है लेकिन कोडिंग अच्छे से नहीं आती है तो निंजा को टारगेट कर सकते हो। ठीक ठाक कोडिंग आती है तो डिजिटल को टारगेट कर सकते हो, प्रोवाइडेड एप्टीट्यूड तो अच्छी होनी ही चाहिए, और एप्टीट्यूड और कोडिंग दोनों ही अच्छी हैं तो आप प्राइम को टारगेट कर सकते हो। ये एक बेसिक टारगेट आपके दिमाग में होना चाहिए और ये रियलिस्टिक टारगेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर मैं तो प्राइम ही टारगेट कर रहा हूँ, नहीं। एक बार आप देखो आप किस चीज के लिए बने हो, पता चले आप कोडिंग आती नहीं, बहुत ज्यादा कोडिंग कर रहे हो, प्राइम के चक्कर में निंजा भी गया पता चला। ठीक है, तो पहले एक टारगेट दिमाग में रखें क्योंकि उसी के हिसाब से हम अपना रिज्यूमे डिजाइन कर रहे होंगे। ठीक है, अब 2026 के जो मेजर फोकस एरियाज हैं, ना सिर्फ टीसीएस बल्कि हर आईटी कंपनी जिस पर फोकस कर रही है, वो है एआई, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग। अब कई लोग कहते हैं कि सर ये फोकस एरिया है, तो वो लोग अपने रेज्यूमे में इसको इंक्लूड कर देते। भाई आप रेज्यूमे में जो चीज मेंशन कर रहे हो दैट इज योर सिलेबस फॉर द इंटरव्यू। सेम चीजें आपसे आपके इंटरव्यू में पूछी जाएंगी। तो रेज्यूमे में कुछ भी चीजें झूठी मेंशन नहीं करना है, क्योंकि एक डिसऑनेस्ट पर्सन को कोई भी पैकेज नहीं देगा। ठीक है, तो अगर एआई, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग के बेसिक आइडिया आपको आता है या एक्सपर्ट लेवल पर आता है तो आप मेंशन करें। नहीं आता है तो जस्ट बिकॉज एआई इज इन ट्रेंड उसके लिए आप मेंशन कर दें तो दिस विल नॉट वर्क, उल्टा इट विल बैकफायर। ठीक है, दूसरा आपका फोकस सबसे पहले एटीएस ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए। उसके बाद फिर आप उसमें अचीवमेंट्स ऐसे ऐड करोगे हायर सीटीसी यानी डिजिटल या प्राइम के लिए आपका रिज्यूमे परफेक्ट बन। एक बात और बताता हूं, जो टीसीएस का जो फिल्टरिंग रियलिटी है, 10 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन, जो टीसीएस का एटीएस फिल्टर है ना वो इतना मजबूत होता है कि 10 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन को 10 सेकंड में फिल्टर आउट कर ले। तो आपका रेज्यूमे ह्यूमन आइज के इंसान के पास बाद में पहुंचेगा, सबसे पहले एटीएस बॉट के पास पहुंचेगा और वो एटीएस बॉट आपकी एक एटीएस रेटिंग देगा और वो रेटिंग आपके इंटरव्यूअर के पास पहुंचेगी। तो आपके इंटरव्यूअर के पास आपका रेज्यूमे भी पहुंच रहा होता है, एटीएस रेटिंग भी पहुंच रही होती है। तो एटीएस रेटिंग अच्छी करने के लिए हमको अपना रेज्यूमे एटीएस ऑप्टिमाइज्ड बनाना पड़ेगा।
है ना। तो सिर्फ अपन को ऐसा रेज्यूमे नहीं बनाना है कि जो सिर्फ एटीएस ट्रैकर को पास कर जाए, बट आपको निंजा डिजिटल प्राइम रोल के लिए सिलेक्ट भी करा दे। इस चीज का ध्यान रखें। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी एंड फॉर्मेटिंग की। देखिए भाई, टीसीएस में 60% रूल होता है। तो कई लोग क्या करते हैं, सर 10th-12th ग्रेजुएशन में मेरे 60% से कम है, मैं टीसीएस में एलिजिबल तो नहीं हूं, बट मैंने फॉर्म भर दिया सर, अप्लाई फॉर ड्राइव भी आ गई, और मैंने ना अपने रेज्यूमे में भी ना सीजीपीए वगैरह नहीं मेंशन किए। कृपया करके ये गलती मत करना, क्योंकि आपको आपकी मार्कशीट वगैरह वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं इंटरव्यू के पहले। एग्जाम भी आपको देने मिल जाएगा, बट इंटरव्यू के पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, और वहां पर आपको परमानेंटली टीसीएस की तरफ से परमानेंटली या 1 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। आप आगे कभी अप्लाई नहीं कर पाओगे टीसीएस। तो अगर 60% से कम है सर, मत भरिए फॉर्म। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। जब आप एक्सपीरियंस ले लेते हैं ना 2-3 साल का, तो टीसीएस की जो ईपी हायरिंग होती है, एक्सपीरियंस पर्सन हायरिंग, वहां पर कोई 60% रूल नहीं होता, वहां पर अप्लाई कर पाएंगे, है ना। तो एक कई लोग ये भी करते हैं कि सर मेरे ना 62% है या 63% है, काफी कम है सर, दिख नहीं रहे, अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या मैं मेंशन नहीं करूं? नहीं सर, आपको अपने परसेंटेज मेंशन करने हैं 10th के 12th के यूजी पीजी प्रोग्राम, क्योंकि परसेंटेज मैटर नहीं करते। ऐसा नहीं कि 62 या 63% है कोई बुरा इंप्रेशन पड़ेगा। अगर आप प्रूफ कर पा रहे हो कि सर 4 साल मैंने ना परसेंटेज की जगह स्किल सेट पर फोकस किया, अपनी तैयारी पर फोकस किया, अपनी पर्सनैलिटी पर फोकस किया, इंटरव्यूअर्स आर मोर देन हैप्पी फॉर दैट, है ना। कोई भी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। एकेडमिक गैप 2 साल से कम का होना चाहिए, 2 साल या उससे कम। और ये गैप क्यों किया, अगर वो आप रेज्यूमे में मेंशन कर सको तो बहुत ही बढ़िया है। और पीडीएफ फॉर्मेट में आपको रेज्यूमे सबमिट करना है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। कई लोग वर्ड में पीपीटी में रेज्यूमे बनाते, नहीं, पीडीएफ फॉर्मेट में, बिकॉज वर्ड को एटीएस ट्रैकर रीड नहीं कर पाता, पार्स नहीं कर पाता। तो पीडीएफ फॉर्मेट में, और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं, आपको आपका नाम लिखना है, मान लीजिए यश जैन, देन आगे टीसीएस रेज्यूमे डॉट पीडीएफ से सेव कर दे, ठीक है। क्योंकि जो टीसीएस का ऑटोमेटेड सिस्टम है, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से आपका रेज्यूमे फिल्टर आउट कर रहा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एलिजिबिलिटी नहीं है आपकी और आपने फॉर्म भर दिया, तो आपका रेज्यूमे वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप अपनी मार्कशीट पर क्या सीजीपीए है एग्जैक्टली वो चेक कर लें, बैकलॉग्स हैं तो क्लियर कर लें, और अगर कोई ईयर गैप है तो उसके पीछे रीजन जो है वो स्पेसिफाई करें। नाउ दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपका जो रेज्यूमे का लेआउट है ना सर, वो सिंगल कॉलम लेआउट होना है, मतलब डबल कॉलम लेआउट नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे यहां पर देखिएगा आप, ये एक सिंगल कॉलम लेआउट है। सारी चीजें जो है सर हमने एक सिंगल कॉलम के अंदर लिख रखी है ना। ये सिंगल कॉलम लेआउट होता है, और ये सर मल्टी कॉलम लेआउट होता है। आप देखिए 2 कॉलम में लिखा है। तो जो मल्टी कॉलम लेआउट है, इसको अपन अवॉइड करेंगे, कोशिश करेंगे सिंगल कॉलम लेआउट को फॉलो करें, क्योंकि जो एटीएस होता है वो डबल कॉलम्स को पार्स नहीं कर पाता कई बार, है ना। बहुत ज्यादा आप ग्राफिक्स का यूज ना करें, बहुत ज्यादा इमोजीज, इमेजेस एंड चार्ट्स का यूज ना करें, फोटोज वगैरह का यूज ना करें, बहुत ज्यादा साइड बार्स वगैरह का यूज, मल्टी कॉलम लेआउट्स का यूज ना करें। सर क्या रेज्यूमे में फोटो डालना चाहिए? देखिए, मैंडेटरी कहीं पर भी नहीं होता, और अगर अभी तक आपने रेज्यूमे सबमिट नहीं किया है तो आई वुड रिकमेंड कि फोटो मत डालिए, बिकॉज एटीएस कई बार उसको पार्स नहीं कर पाता है, ठीक है। उसके अलावा फॉन्ट आप एरियल, कैलिब्री या टाइम्स न्यू रोमन में से ही कोई एक रखें, और 10 से 12 जो है वो आपकी फॉन्ट साइज रखें, उससे ज्यादा ना रखें। उसके अलावा टीसीएस की जॉब डिस्क्रिप्शन में जो भी चीजें मेंशन की गई हैं, एग्जैक्ट टर्म लिखने की कोशिश करें। मतलब क्या सर, आपने अगर देखा होगा जब आप अप्लाई फॉर ड्राइव करते हो तो वो एक स्किल सेट पूछता है कि किस स्किल के बेसिस पर आपको इवेल्युएट किया जाना चाहिए। तो वो स्किल सेट एज इट इज वर्ड बाय वर्ड आप अपने रेज्यूमे में जरूर से लिखिए, क्योंकि वो फिल्टरिंग करेंगे कि जिस स्किल सेट के लिए बंदे ने फॉर्म भरा है वो आती है। इनफैक्ट वहां पे जितनी भी स्किल सेट मेंशन है, मान लो आपको 3-4 आती है उनमें से, तो वो तीनों चारों एज इट इज यहाँ पर आप फिल करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो एटीएस बॉट है वो टॉप टू बॉटम रीड करता है। अगर आप 2 कॉलम बना देंगे, फैंसी ग्राफिक का यूज करेंगे, तो आपकी टेक्निकल स्किल्स को वो ध्यान से रीड नहीं कर पाएगा, देख नहीं पाएगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी नहीं अपन को करना है, चीजों को सिंपल रखना है, क्लीन रखना है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। उसके अलावा कई लोग ना बहुत डेकोरेटिव रेज्यूमे बना देते हैं, सर नहीं बनाना। अब एक एक करके पूरी फील्ड देखते हैं कि करना क्या है। सबसे पहले ऊपर आपकी हेडर एंड समरी आनी चाहिए। हेडर में आपका प्रोफेशनल ईमेल, फोन नंबर, लिंक्डइन प्रोफाइल, गिटहब प्रोफाइल आना चाहिए, ठीक है।
गिटहब प्रोफाइल क्यों मेंशन करना चाहिए, स्पेशली अगर आप डिजिटल प्राइम फोकस कर रहे हैं तो गिटहब प्रोफाइल बिल्कुल मेंशन आपको करना चाहिए, क्योंकि आपके एक्चुअल कोड की क्वालिटी, एक्चुअल प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी चेक कर पाते हैं गिटहब के थ्रू, है ना। आपकी कंसिस्टेंसी दिखती है कि रेगुलरली आप गिटहब पर कुछ अपडेट कर रहे हो, तो इससे आपका डेडिकेशन, कंटिन्यूअस लर्निंग, कंसिस्टेंसी दिखती है। उसके अलावा बहुत सारे रेज्यूमे में गिटहब मेंशन नहीं होता, तो आपका जो रेज्यूमे है जिसमें गिटहब मेंशनड है तो वो एक डिफरेंशिएशन की तरह एक्ट करता है। दूसरा, रेज्यूमे में आपने जो जो भी चीजें मेंशन की, क्लेम किया है कि मुझे ये आता है, गिटहब से उसको डबल वेरिफिकेशन एक तरीके से मिल जाता है। दूसरा, लिंक्डइन आप डालें प्रोफाइल और उसको अपडेट करें, उसमें प्रोजेक्ट डिटेल्स वगैरह सब अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पर अपडेटेड होना चाहिए, और जो आपके बेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं वो गिटहब पर उनको पिन करके रखें और रीडमी फाइल्स को क्लियरली आप राइट करके रखें, ठीक है। अब समरी जो आप लिखोगे वो आप अपने जॉब रोल के हिसाब से लिखो। अगर निंजा को आप टारगेट कर रहे हो तो आप उसमें फाउंडेशन स्किल और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर, कोर्स वर्क, बेसिक प्रोजेक्ट और ईगरनेस टू लर्न पर फोकस कर सकते हो समरी में। जबकि डिजिटल प्राइम में आप एआई, फुल स्टैक और क्लाउड प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर सकते हो, और एडवांस टेक्निकल डेप्थ और रियल वर्ल्ड इंपैक्ट पर ज्यादा फोकस कर सकते हो। जैसा मैं एक डेमो आपको एग्जांपल देता हूँ, ये आपने फुल नेम लिखा, ईमेल आईडी देखो थोड़ी सी प्रोफेशनल होनी चाहिए, फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम @gmail.com टाइप की होनी चाहिए, है ना। कई लोग उसमें भगवान का नाम लिखते हैं, कई लोग कुछ इंस्टाग्राम टाइप celestialsoul@gmail.com, इस तरह की ईमेल आईडी आपकी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम @gmail.com, फोन नंबर आप डालें, करेक्ट डालें, लिंक्डइन, गिटहब डालें, और प्रोफेशनल समरी देखो, रिजल्ट ड्रिवन बीटेक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट 2026 बैच विद अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन जावा, एसक्यूएल, एसडीएलसी, proven ability to develop scalable application including an AI driven chatbot deployed on AWS, seeking to leverage technical expertise for the, और आपकी जो भी प्रोफाइल के लिए जो आप टारगेट कर रहे हैं, या श्योर नहीं है तो तीनों लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है कि सर मैं तो तीनों के लिए टारगेट कर रहा हूं, ठीक है। तो ये प्रोफेशनल समरी आपकी सबसे ऊपर होनी चाहिए। प्रोफेशनल समरी आपका नाम, ईमेल, फोन नंबर, लिंक्डइन, गिटहब के बाद प्रोफेशनल समरी आएगी, उसके बाद आपका एजुकेशन वाला पार्ट आएगा। एजुकेशन वाला पार्ट आपका टेबल फॉर्मेट में होना चाहिए, जिसमें आपको डिग्री लिखना है, कौन से इंस्टीट्यूट से, कौन सा ईयर, क्या सीजीपीए, परसेंटेज है, ओवरऑल एग्रीगेट, है ना। और रिवर्स फैशन में चलना है, यानी सबसे लेटेस्ट डिग्री को सबसे ऊपर लिखेंगे, फिर 12th को लिखेंगे, फिर 10th को लिखेंगे, ठीक है। अब कौन से इंस्टीट्यूशन से कर रहे हैं वो सब लिखेंगे। और अगर आप 26 पास आउट हो तो एक बार अपने कॉलेज से बात करें, और ग्रेजुएशन आपकी लगभग कब कंप्लीट हो जाएगी, सीनियर या कॉलेज से आपको पता चल जाएगा, वो लिखें, बहुत जरूरी है, क्योंकि कंपनी को, रिक्रूटर को, टीसीएस को पता रहेगा कि आप कब अवेलेबल है ज्वाइन करने के लिए, और आपके एग्जाम कब होते हैं लगभग, इससे वो अंदाजा लगा लेंगे, तो उस हिसाब से आपकी इंटरव्यू टाइमलाइंस जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। तो अगर 2026 पास आउट हो तो एक्सपेक्टेड डिग्री कंप्लीशन टाइम आप जरूर से लिखें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके अलावा जो भी आप सीजीपीए लिख रहे हैं, यू हैव टू एंश्योर कि मार्कशीट से बिल्कुल मैच्ड होने चाहिए, एकदम करेक्ट होने चाहिए, क्योंकि कुछ भी मिसमैचेस होंगे ना तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको दिक्कत होगी और आपको डिस्क्वालिफिकेशन भी देखने को मिल सकता है। तो सारी डेट्स, सीजीपीए, इंस्टीट्यूट नेम, ग्रेजुएशन स्टेटस, सब कुछ एकदम प्रॉपर्ली डबल ट्रिपल टाइम्स वेरीफाई करने के बाद ही डालें। उसके बाद ऑनेस्ट रहें, परसेंटेज वगैरह को राउंड ऑफ ना करें, एग्जैक्ट जो पॉइंट वाइज अगर 69.23% है तो वो 0.23 के फॉर्मेट में आप लिखें, दैट्स बिकॉज यार इंटरव्यूअर पता नहीं किस बात के लिए भड़क जाए, है ना, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे आप। जैसे यहाँ पर इस रेज्यूमे में जो मैंने सैंपल रेज्यूमे डाला है, अब इसमें एक गलती पता क्या की है कि स्किल को ऊपर लिख दिया, एजुकेशन को नीचे लिख दिया। हमेशा एजुकेशन ऊपर लिखो, स्किल नीचे लिखो, और इन्होंने केवल बीटेक की इंफॉर्मेशन लिखी, जबकि आपको 10th और 12th की भी लिखनी चाहिए, दैट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है आपका स्किल का, और स्किल को ग्रुपिंग करके लिखें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ लिखे ना ग्रुपिंग करके, जैसे लैंग्वेजेस का एक ग्रुप बना लिया जिनमें कोई भी 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख दिया आपने, एक वेब टेक का ग्रुप बना लिया तो वेब टेक्नोलॉजीज में क्या क्या आता है, डेटाबेस का ग्रुप बना लिया क्या क्या आता है ना, टूल्स एंड कंप्यूटर साइंस का एक बना लिया तो क्या क्या टूल्स आपने यूज किए, सीएस फंडामेंटल्स में क्या क्या आता है, वो सब चीजें। और टीसीएस जो है एसक्यूएल पर काफी फोकस करती है, तो अगर एसक्यूएल नहीं आता थोड़ा सा सीख लें और उसको लेकिन रेज्यूमे में जरूर से मेंशन करें, ठीक है। अब यहां पर इस बात को समझो कि आपको ये ग्रुपिंग क्यों करनी रहती है, क्योंकि रिक्रूटर ना कई बार आपका रेज्यूमे ऊपर से नहीं देखता, सबसे पहले स्किल सेगमेंट को देखता है। तो अगर ये कैटेगराइज्ड होंगी तो उसको देखना थोड़ा सा आसान रहेगा। एटीएस ऑप्टिमाइजेशन में भी हेल्प होती है, अगर ग्रुप्ड हैं तो बहुत अच्छा एटीएस रिजल्ट आता है। प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन दिखती है ना, दिखता है कि आप एक ऑर्गेनाइज तरीके से रेज्यूमे बना के आए, तो आपकी थिंकिंग, आपकी पर्सनैलिटी भी ऑर्गेनाइज्ड है और आप छोटी छोटी डिटेल्स पे ध्यान रखते हो, ये पता चलता है।
और इंटरव्यू प्रिपरेशन भी आपके लिए आसान हो जाती है, आपको पता है कि किन किन चीज़ों पर मुझे फोकस करना है। तो सर क्या इस तरह से डब्बे बनाने नहीं, डब्बे बनाओगे तो एक पेज तो वहीं भर जाएगा, डब्बे नहीं बनाना, आपको इस तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है, बट कैटेगराइजेशन करके लिखेंगे तो बेहतर है। ठीक है, ये हो गई स्किल के बारे में बात। अभी सॉफ्ट स्किल्स लिखना है कि नहीं उसके बारे में मैं लास्ट में बात करूंगा। अभी तक वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक करें, क्योंकि बहुत मेहनत की है आपके लिए, ये वीडियो इंटरनेट पे किसी ने नहीं डाली, आई एम द फर्स्ट वन टू अपलोड इट। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब एक सवाल आता है सर प्रोजेक्ट कंपलसरी होता है क्या? देखिए यार, कंपलसरी कुछ नहीं होता है ना, बस कंपनी को चाहिए कि आपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म किया हो, सिर्फ क्वालिफाई ना किया हो बल्कि अच्छा परफॉर्म, क्योंकि आपका मार्क्स वहां पर उनके पास पहुंचते हैं, इंटरव्यूअर के पास। तो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म किया हो और जो भी चीजें आपने सीख रखी हो भाई, इंटरव्यूअर उस पर सवाल पूछेगा, आप जवाब दे पाओ। मान लो आपने 4 प्रोजेक्ट लिखे हैं बट इंटरव्यूअर के सवालों पर जवाब नहीं दे पा रहे तो सब बेकार है। वहीं आपने कोई प्रोजेक्ट इंटर्नशिप नहीं की बट इंटरव्यूअर के सवाल का जवाब दे पा रहे हो, दे आर मोर देन हैप्पी फॉर इट, है ना। अब प्रोजेक्ट कैसे लिखना है? प्रोजेक्ट का नाम लिखना है और साथ ही में टेक्निकल स्टैक लिखना है, जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, और ये आपने टेक्निकल स्टैक लिख दिया, क्या क्या चीजों को यूज करके हमने बनाए हुए हैं। ठीक है, और स्टार मेथड को आपको फॉलो करना है, क्या चैलेंजेस आपने फेस किए, क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्यों ये प्रोजेक्ट बना है, एस फॉर सिचुएशन, टी फॉर टास्क, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एक्शन क्या क्या टेक्निकल इंप्लीमेंटेशन आपने किए, और प्रोजेक्ट का क्या रिजल्ट निकला, क्या आउटकम निकला, वो सारी चीजें आपको यहां पर लिखनी है। ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल देखो, मैंने हेडर लिखा एआई चैटबॉक्स पाइथन टेंसरफ्लो फ्लास्क एडब्ल्यूएस का यूज करके मैंने बनाया। क्या एक्शन लिया मैंने? आई हैव डेवलप्ड एन इंटेलिजेंट कस्टमर सपोर्ट चैटबॉक्स यूजिंग फलाना फलाना फलाना। क्या टेक्निकल स्किल्स यूज की वो लिख दिया, और क्या इंपैक्ट पड़ा कि रिस्पॉन्स टाइम 40% से कम हो गया, 1000 के ऊपर क्वेरीज हैंडल कर पाता है, 85% एक्यूरेट है। ये प्रोजेक्ट लिख दिया। एक और एग्जांपल देख लो, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, प्रोजेक्ट का नाम रिएक्ट नोड जेएस मोंगोडीबी टेक्नोलॉजीज हो गई। क्या टास्क परफॉर्म करता है मेरा प्रोजेक्ट, क्या एक्शन है, क्या रिजल्ट निकला है इसका, टेक्निकल स्टैक भी इसमें और आप एडिशनली इंक्लूड कर सकते। ठीक है, तो ये बात होगी सर आपके प्रोजेक्ट की। जैसे और एग्जांपल देखो यहाँ पर, अब इसमें देखो क्या क्या नहीं करना। कई लोग फाइनल ईयर प्रोजेक्ट लिख देते, जरूरत नहीं है सर फाइनल ईयर मेंशन करने की, बिकॉज इससे क्या होता है, नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है कि भाई फाइनल ईयर में तो सब प्रोजेक्ट बनाते ही हैं, तो आपके ऊपर कंपलसरी किया गया तो बनाया, ऐसा ना करे, बस सिर्फ प्रोजेक्ट अकेली हेडिंग डाल दे, दैट्स गुड। इंटर्नशिप भी है तो इंटर्नशिप भी आप यहाँ पर प्रोजेक्ट के नीचे ही मेंशन कर सकते हैं। अगेन कंपलसरी नहीं है, अगर की है तो मेंशन करें। अच्छा, कई लोग कहते हैं सर मैंने की तो है इंटर्नशिप लेकिन टेक्निकल फील्ड में नहीं की, तो क्या मैं मेंशन करूं? बिल्कुल करना चाहिए, बिकॉज ना मेंशन करने से अच्छा तो नॉन टेक्निकल वाली मेंशन करोगे तो भी बढ़िया है। ठीक है, नेक्स्ट इज एडवांस स्ट्रेटेजीज। जो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको प्राइम या डिजिटल के लिए एलिजिबल करती हैं, वो है अच्छे सर्टिफिकेशंस। अगर इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज्ड कोई सर्टिफिकेशन है, एनपीटीएल का, एडब्ल्यूएस क्लाउड का, गूगल एआई का, तो जरूर मेंशन करें उनकी डिटेल्स। कोई अचीवमेंट आपने किया, कॉम्पिटिटिव कोडिंग और कोई कोडिंग प्लेटफॉर्म में आपने रेटिंग ली हो, कोड शेफ, लीड कोड हैकरिंग, तो वो लिखें, उनकी लिंक, आपकी प्रोफाइल की लिंक भी अटैच करें। कोई ओपन सोर्स काम किया हो, रियल वर्ल्ड कंट्रीब्यूशन किए हो आपने गिटहब पर या हैकेथॉन्स कोई दिए हो, तो वो भी मेंशन करें। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, हमेशा क्वालिटी पर फोकस करेंगे, क्वांटिटी पर नहीं। 50 चीजें नहीं लिखनी, 2-3 स्ट्रॉन्ग अचीवमेंट लिखने जो इंटरव्यूअर के दिमाग में छप जाए और जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन इसको आप ऐसे डेकोरेटिव फॉर्मेट में नहीं बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल सा लिखेंगे, कोडिंग में आपने क्या क्या किया, सर्टिफिकेशन में क्या क्या है, हैकेथॉन्स में क्या क्या है, बस 3 लाइन में इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है सर क्या फॉर्मेट होना चाहिए, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आपका हेडर हो गया, आपकी प्रोफाइल या समरी हो गई, स्किल यहां नहीं आएंगी, समरी के जस्ट बाद एजुकेशन, फिर स्किल, फिर प्रोजेक्ट इंटर्नशिप, एंड देन एट लास्ट आपके जो सर्टिफिकेशन है। ठीक है, अब किन किन बातों पर ध्यान रखना है, आप अगर हॉबीज का सेक्शन खाली भी छोड़ दोगे तो चलेगा, कंपलसरी नहीं है, बट अगर मेंशन कर रहे हो तो रेलेवेंट हॉबीज आप डालिएगा जो टेक्निकल रिलेटेड हो, है ना। लिसनिंग टू म्यूजिक, कुकिंग, वॉचिंग मूवीज, दिस शुड नॉट बी योर हॉबीज। टेक्निकल रिलेटेड अगर कोई हॉबी हो, जैसे आप यहाँ पर देखो डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस प्रोफाइल सॉल्विंग, तो दिस इज गुड हॉबीज, है ना। उसके बाद लैंग्वेजेस नोन, इंग्लिश हिंदी अगर लिखना हो तो लिख सकते हो, बट इंग्लिश जरूर से लिखिएगा बिकॉज दैट इज कंपलसरी। बाकी स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। सॉफ्ट स्किल्स मत लिखिए कि हार्ड वर्किंग हूँ, पंक्चुअल हूँ, टीम प्लेयर हूँ, क्विक लर्नर हूँ, देखो लिखो मत, वो तो आपके प्रोजेक्ट और आपके अचीवमेंट देखकर अपने आप इंटरव्यूअर को पता चल जाएगा सर आप कितने हार्ड वर्किंग हो, पंक्चुअल हो, टीम प्लेयर हो। क्योंकि अगर आप ये लिखते हो और आपके रेज्यूमे से ये नहीं दिखता ना, तो इससे वो झूठे होने की फिर से एक महक आने लगती है कि भाई आप झूठे हो, और अगेन इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, है ना। उसके अलावा कोई भी आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन, स्कूल टाइम के अचीवमेंट्स नहीं लिखने, भले कोडिंग रिलेटेड हो बट स्कूल टाइम के मत लिखो। 8th क्लास के अचीवमेंट्स लिखते हैं, कोई पार्ट टाइम जॉब की है जो कि रेलेवेंट ही नहीं है आईटी से, वो सब नहीं लिखना है। केवल कॉलेज लेवल अचीवमेंट्स
और टेक्निकल प्रोजेक्ट्स के लिए आप यहाँ पर मेंशन करें। अगर इनकेस कोई प्रोजेक्ट नहीं है तो, और कोई इंटर्नशिप नहीं है और टेक्निकल और नॉन टेक्निकल है तो फिर भी चलो मेंशन कर दो, बाकी कोशिश करो अवॉइड करें, ठीक है। फॉन्ट मैंने बता दिया, कैलिब्री, टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, इन तीनों में से ही कोई एक यूज करो। बहुत ज्यादा इमेजेस का यूज नहीं करना है। एक पेज से बड़ा रेज्यूमे कोशिश करो ना सबमिट करो। 1 पेज इज गुड, बिकॉज 2 पेज का रेज्यूमे समझ में आता है कि ओवर हाइप किया हुआ है ना। तो कट द फ्लफ, फोकस ऑन कोड, है ना। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है क्वालिटी पर फोकस करना है, क्वांटिटी पर नहीं करना है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट रेज्यूमे। अगर आपको रेज्यूमे का टेम्पलेट चाहिए पूरा तो आप कमेंट कर देना रेज्यूमे टेम्पलेट, तो हमारी टीम कमेंट सेक्शन में आपको रेज्यूमे टेम्पलेट रिप्लाई कर देगी, भेज देगी। बाकी ये तो जस्ट एक बेसिक आइडिया दिया था, इससे भी हालांकि आपका काम हो जाएगा। बट अगेन अगर आपको कंप्लीट रेज्यूमे बिल्डिंग चाहिए, नॉट ओनली फॉर टीसीएस बट फॉर ऑल आईटी कंपनीज, और आप चाहते हैं कि जो ऑलरेडी टीसीएस में आईटी एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं वो आपका रेज्यूमे 1 to 1 रिव्यू करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उन्होंने रिव्यू कर दिया तो आप मान के चलिए आपका एटीएसआर 95 के ऊपर ऊपर जाना है। तो हमारे पास वी हैव एक्सपर्ट पूल ऑफ टीम, आईटी एक्सपर्ट्स हैं जो आपका रेज्यूमे रिव्यू करने वाले हैं। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा रेज्यूमे बिल्डिंग कोर्स दिख रहा होगा, बहुत नॉमिनल प्राइस पर है, आप उसको चेक करें, एनरोल करें तो पूरी ट्रेनिंग आपको मिलेगी। अच्छी खासी 3-4 घंटे की ट्रेनिंग होगी, आप उसको देखिएगा, उसके हिसाब से आप एक बढ़िया रेज्यूमे बनाइएगा, फिर रिव्यू करिएगा। जब रिव्यू हो जाए हमारी टीम की तरफ से, फिर आप टीसीएस में अपलोड कर सकते हो रेज्यूमे को, है ना। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर जो रिव्यू फॉर्म भरेगा उसका जल्दी रेज्यूमे रिव्यू होगा। तो इफ यू आर प्लानिंग यू कैन चेक इट आउट नाउ। और अगर टीसीएस की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप टीसीएस का हमारा लाइव कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा, जब आप इस लाइव कोर्स को या हमारे टीसीएस के रिकॉर्डेड कोर्स को, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको चेक करेंगे तो एड ऑन में यहाँ पर ये एड ऑन चेक कर लीजिएगा, टीसीएस इंटरव्यू प्रिपरेशन विद मॉक इंटरव्यू एंड रेज्यूमे रिव्यू। अगर आप इसको चेक कर लेते हो, इसको ले लेते हो, तो फिर ये लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर रेज्यूमे बिल्डिंग का कोर्स है, रेज्यूमे रिव्यू भी आप करा सकते हो, इंटरव्यू प्रिपरेशन का भी कोर्स है, मॉक इंटरव्यू भी करा सकते हो। रेज्यूमे रिव्यू, मॉक इंटरव्यू अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स करा सकते हो फॉर एनी आईटी कंपनी, ठीक है। इसमें भी आप एक बार नहीं, हर आईटी कंपनी के पहले अपने रेज्यूमे रिव्यू करा सकते हो, ठीक है। ये जो हमारा टीसीएस का लाइव कोर्स है, एक हाइब्रिड कोर्स है, इसमें रिकॉर्डेड कंटेंट तो हम आपको इमीडिएटली दे रहे होते हैं तुरंत ही, ताकि आप अपनी तैयारी शुरू कर सको। साथ में आपकी यहाँ पर डेली इंक्लूडिंग संडेज को भी मिला करके डेली 10 मार्च को टीसीएस एनक्यूटी का एग्जाम है, तो डेली आपकी लाइव क्लासेस भी यहाँ पर लग रही होती हैं। मेरी पूरी एक्सपर्ट टीम और मैं खुद लाइव क्लासेस लगा रहा होता हूँ। तो ये तो लाइव कोर्स हो गया। अगर आपको लाइव नहीं चाहिए तो सिर्फ रिकॉर्डेड कोर्स है हमारा टीसीएस सुपरसेट कोर्स, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो बेसिकली ये जो लाइव कोर्स है इसके अंदर लाइव क्लासेस तो हैं, साथ में टीसीएस सुपरसेट कोर्स भी मिल रहा है, तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों मिल रहा है। और अगर सिर्फ रिकॉर्डेड चाहिए तो टीसीएस सुपरसेट कोर्स ले सकते हो, कंटेंट आपको पूरा मिलेगा। साथ में इंडिया में हम एआई फीचर्स भी सर आपको दे रहे हैं। अपन कहते हैं ना एआई जॉब खा रहा है, मैं कह रहा हूँ हमारा एआई जॉब दिलाएगा। कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, आपको हर टॉपिक के आगे बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको वेटेज देखने को मिलेगा, ताकि आप हाई वेटेज टॉपिक को पहले पढ़ लें। और हर टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक है उसमें भी हाई वेटेज आपको देखने को मिलेगा कि भाई किस सब टॉपिक का क्या वेटेज है, ताकि आप अकॉर्डिंगली तैयारी कर पाएं। उसके अलावा स्मार्ट लेसन सीक्वेंसिंग, किस टॉपिक से कितना पढ़ना है आपको टेंशन नहीं लेनी। परसेंटेज के अंदर हमने बताया कि सर इतनी पीवाईक्यू सॉल्व करना है, इतने वीडियोस, इतने प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करना है, दैट्स इट। और पूरा सीक्वेंस बाय सीक्वेंस अरेंज्ड है भाई। कोई भी लेसन में आप जाओगे तो वीडियो मिलेगी, फिर टीसीएस के लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 1647 टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने डाले हैं। इंडिया में हमसे बड़ा क्वेश्चन बैंक टीसीएस के लिए किसी के पास नहीं है, ठीक है। उसके अलावा एक प्रॉब्लम होती है सर, आप 10 दिन पहले लो, 15 दिन पहले लो, 50 दिन पहले लो, सबके लिए सेम कोर्स दिया जाता है। हम भी सेम कोर्स दे रहे हैं, बट हम आपको गोल स्लाइडर भी दे रहे हैं। 204 घंटे का कोर्स है। यहाँ पर आपको गोल स्लाइडर देखने को मिलेगा जब आप कोर्स परचेस कर लेंगे। आप गोल स्लाइडर को जब नेविगेट करेंगे ना, तो हमारा गोल स्लाइडर बोल रहा है कि सर टीसीएस का कट ऑफ 70% जाता है, केवल 32% सिलेबस को पढ़ के 66 आवर्स पढ़ के आप आराम से कट ऑफ निकाल सकते हो। तो आप जैसे ही गोल स्लाइडर को यहाँ पर क्लिक कर देते हो इस पर, तो वो बोलता है सर आपको पूरे 360 सब टॉपिक नहीं पढ़ने, केवल 76 सब टॉपिक पढ़ने, 204 घंटे नहीं पढ़ना, केवल 66 आवर्स पढ़ना है, और आप टीसीएस का कट ऑफ निकाल सकते हो। तो डिपेंडिंग ऑन आप डेली मान लीजिए 5 घंटे पढ़ते हो, आपके पास 10 दिन है मान लो केवल, तो आप 50 घंटे में गोल स्लाइडर सेट कर सकते हो। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो फर्स्ट 50 आवर्स में आपको पढ़ने चाहिए, वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए जैसे मैंने गोल स्लाइडर को कट ऑफ वाले उस पर सेट किया 70% पे, उसने बोला परसेंटेज पढ़ लो, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ लो, एचसीएफ एलसीएम मत पढ़ो। कुछ टॉपिक्स गायब कर देगा, और परसेंटेज के अंदर भी उसने बोल दिया ये सब मत पढ़ो,
केवल ये 3 सब टॉपिक पढ़ लो क्योंकि ये हाई वेटेज के होने वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको पर्सनलाइज स्कोर देखने को मिलेगा, सर मैं कहाँ पर स्टैंड कर रहा हूँ, मेरी रैंकिंग क्या है बाकी बच्चों से, है ना। पूरा लीडर बोर्ड देखने को आपको मिल रहा होगा, आप एवरेज स्कोर क्या है, आपका स्कोर क्या है, आपकी रैंक क्या है, वो सब आपको देखने को मिल रहा होगा। नेक्स्ट लेवल कंपटीशन आपको यहाँ पर मिल रहा होगा, और आप जो भी टॉपर्स हैं उन पर आप उनकी प्रोफाइल पर क्लिक करके देख सकते हो कि रोज कितने घंटे वो पढ़ रहे हैं, है ना। आप उनसे डायरेक्टली चैट पर क्लिक करके बात भी कर सकते हो, ठीक है। इनफैक्ट आप अपनी भी प्रोफाइल देख सकते हो कि आप डेली कितने घंटे पढ़ रहे हो, आज कितना पढ़ा आपने, कल कितना पढ़ा, वो सारी चीजें आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद एग्जाम रेडीनेस के लिए स्मार्ट टेस्ट सीरीज हम दे रहे हैं, जहां पर आपको सब्जेक्ट वाइज और फुल लेंथ टेस्ट देखने को मिलेंगे, और हर क्वेश्चन को जो आप देखोगे पूरा मेटा डेटा आपको होगा, कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया, क्या सक्सेस रेट है, क्या मीडियन टाइम है उसका, है ना। और आप मान लो आप करेक्ट सोल्यूशन तो आपको मिलेगा, बट आपका ऑप्शन क्यों गलत है, आपने क्या गलती की है, वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा होता है। और हर वीडियो और क्वेश्चन के नीचे आपको डाउट का बटन मिलेगा, जहां पर आप डाउट पूछ सकते हैं, हमारी टीम प्रॉम्प्टली रिप्लाई करेगी। रात में 3 बजे भी डाउट आया तो टेंशन नहीं, हम आपको एआई मेंटर दे रहे हैं, एआई मेंटर से आप कोई भी सवाल पूछोगे वो तुरंत हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको रिप्लाई करेगा। साथ में आपके मोटिवेशन के लिए हम आपको प्लेसमेंट एस्पिरेंट्स कम्युनिटी दे रहे हैं, 9000 से ज़्यादा मेंबर्स इसमें जुड़े हुए हैं, हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं। तो इस कम्युनिटी में आप बाकी बच्चों से बात कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, अपनी क्लैरिटी ले सकते हो। और गाइडेंस और मेंटरशिप के लिए मैं लाइव क्लासेस तो मैं और मेरी टीम ले ही रहे हैं, बीच बीच में हम टेल मी एनीथिंग सेशंस भी लगाते रहेंगे, ताकि आपके लिए इट विल बी अ Q&A काइंड ऑफ सेशन, जहां पर आप ऑडियो वीडियो ऑन करके एंड टेक्स्ट फॉर्मेट में मुझसे बात कर सकते हो। लास्ट ईयर 2025 में सर 9108 सिलेक्शन दिए थे, इंडिया में हाईएस्ट सिलेक्शन हमने दिए थे। अब की बार सर 10,000 पार का नारा है और उसको हम अचीव करके रहेंगे। और जो भी हम पढ़ा रहे हैं सर वही एग्जैक्टली पेपर में पूछ लिया जा रहा है। मोस्टली सर आपने जैसा पढ़ाया सारा पेपर वही से था, 10-15 क्वेश्चन वही आए एग्जैक्टली। और आप हमारे बच्चे देखिए, अधिकतर बच्चे हमारे सर प्राइम का पैकेज जो है वो पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो आपको देखने को मिलेगा, हमारी रिजल्ट वॉल है, पेज नंबर 1 है, ये पेज नंबर 2 है, आपकी भी फोटो का इंतजार है। आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और ये हमारी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर है सर, आप टीम से बात कर सकते हैं, फॉर एनी ऑफ योर नीड कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर, है ना। तो मेरे ख्याल से रेज्यूमे की कंप्लीट अपडेट आपको मिली होगी। वीडियो कैसी लगी बताइए, और आगे आपको किन किन टॉपिक्स में वीडियो चाहिए वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। भगवान आपको खुश रखे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू। एंड अगेन रिमाइंडिंग, आई रिक्वेस्ट एवरीवन, टीसीएस का लाइव कोर्स आप एनरोल कर लो, सिलेक्शन मेरे पर छोड़ दो, मैं आपको सिलेक्ट करा दूँ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।